नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि हम 3 दिनों तक हिंदी, 2 दिनों तक इंग्लिश और 3 दिनों तक मैथ कर रहे थे। और कल व परसों की वीडियो में यानी मैंने इन 2 दिनों में आपको इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक था प्रेजेंट टेंस, उसके मैंने चारों के चार सब पार्ट आपको करा दिए। वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी भाई। और हमने क्या, जैसे कि हम अब नेक्स्ट टॉपिक यानी मैथ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैथ में हमारा चल रहा था भी परसेंटेज। परसेंटेज में मैं ऑलरेडी आपको 5 से 6 वीडियोस प्रोवाइड करवा चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, आज हम जो परसेंटेज टॉपिक चल रहा था उसको कंप्लीट कर लेंगे भाई। और लास्ट में मैं एक बात बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, जो भी हम यहाँ क्वेश्चंस कर रहे हैं वो RS अग्रवाल के मैथ से हैं। यदि आपके पास RS अग्रवाल मैथ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ होंगे डिस्क्रिप्शन में इन क्वेश्चनों का यानी RS अग्रवाल के जो भी क्वेश्चन होंगे उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ से वीडियोस देखिए और वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस लगा सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई से क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई, मैं डेफिनेटली उस डाउट को आपका क्लियर करूँगा भाई। तो प्यारे दोस्तों, आज हम परसेंटेज का आप मान सकते हो लास्ट पार्ट, ये 5th से 6th पार्ट होगा, इसको कंप्लीट कर लेंगे भाई। और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे भाई, कल या परसों। तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज परसेंटेज का ये टॉपिक डिस्कस करते हैं भाई। ये तभी आपका परसेंटेज, और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिशत या प्रतिशत भी। तो प्यारे दोस्तों, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आइए पढ़ते हैं और उसको सोल्व करते हैं भाई। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था, इसने दिया है एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीद लिया भाई। जो दिया है मैं पहले उसको लिख लेता हूँ। यानी क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है भाई, मीन्स क्रय मूल्य दिया गया है किसका, खरीदा है, क्या खरीदा है, या हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको भूखंड भाई। भूखंड का जो क्रय मूल्य है कितना दिया गया है आपको, 72,900 रुपये भी। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, जो ये भूखंड खरीदा था, मतलब भूमि का एक टुकड़ा जो खरीदा था, क्योंकि उस पर उसने बिल्डिंग बना दी। और उस बिल्डिंग बनाने से जो उसका क्रय मूल्य है या फिर लागत मूल्य है वो कितना हो जाता है, इन्हें दिया है ये 1,33,100 रुपये। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं बिल्डिंग बनाने पर उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाता है भाई, 1,33,100 रुपये भाई, इतना हो जाता है भाई। अब इसने आगे क्या बोला है कि यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से, मतलब एक वर्ष के अंदर, वार्षिक दर का मतलब क्या होता है, एक वर्ष में 10% की दर से वृद्धि होती है। मतलब इसमें तो आपका क्या बोल रखा है उसने, 10% की रेट से हर वर्ष बढ़ रहा है, बट इसमें क्या बोल रहा है आपको, इसमें कहा है कि 10% वार्षिक दर से ये घट रहा है अभी। तो इसने क्या पूछा है आपको कि भाई कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा भाई। देखिए ये चीज तो आपकी बढ़ रही थी, ये घट रही थी, तो इसने पूछा है कि भाई कितने वर्षों बाद क्या हो जाएगा भाई, दोनों का मूल्य, मतलब भूखंड का भी और इस बिल्डिंग का भी क्या हो जाएगा, का मूल्य समान हो जाएगा भाई। ये आपको अपना क्वेश्चन फाइंड करना है भाई, यानी ये निकालना है भाई। देखिए प्यारे दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मतलब मशीनरी वगैरह के रिगार्ड में, जनसंख्या के वगैरह के रिगार्ड में, एक तो मैंने आपको लॉजिक बताया था और इसके अलावा मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। वो फॉर्मूला क्या था मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ,
यदि आपको क्या निकालना हो, पॉपुलेशन का हो या फिर फर्दर किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, यानी जहाँ रेट का जिक्र हो, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, यानी P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100, और इसकी पावर क्या कर लेते हैं T। T का मतलब होता है टाइम यानी समय। अब हम मान के चलेंगे कि भाई इन दोनों का जो मूल्य है, मतलब माना दोनों का मूल्य T वर्ष बाद क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। देखिए प्यार दोस्तों, ये तो मैं चीज़ लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, आपको इतना नहीं लिखना है, बस ये आपको समझाने के लिए करवाया मैंने। अब T वर्ष बाद समान हो जाएगा। अब पहले केस में क्या किया था उसने, 10% की वृद्धि थी, और जो P की जगह हम क्या वैल्यू टेकेंगे भूखंड के रिकॉर्ड में 72,900 वाली, तो मतलब यहाँ P की जगह क्या हो जाएगा अभी 72,900, और किसकी रेट से मतलब वृद्धि थी 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10 भाई। मतलब इस R की जगह यानी इस कंप्लीट फंक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/10, और T की जगह क्या रहेगा आपका T रहेगा, क्योंकि हमने क्या मान रखा है T वर्ष बाद उनका मूल्य समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब P की वैल्यू क्या लेंगे आप बोलोगे 1/3300, 1/3300, आगे 1 प्लस में R/100 की वैल्यू क्या लेनी है। अब की बार देखो सेकंड केस में क्या आई है, कमी आई है, तो ये भी 1/10 ही होगा, बट कमी आई है यहाँ प्लस की जगह हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ये बात याद रखना, क्योंकि ना कमी बोल रहा तो यहाँ पे माइनस, इसमें वृद्धि बोल रहा तो यहाँ पे प्लस। तो हम मान के चलेंगे कि भाई इन दोनों का जो मूल्य होगा T वर्ष बाद समान होगा। यदि ये T वर्ष बाद समान होने ही हैं तो मैं इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ। क्लियर प्यार दोस्तों। अब देखो ये चीज़ क्या है गुणा में है, और ये चीज़ गुणा में है, दोनों इक्वल का साइन हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल। अब इसको हम सोल्व करते हैं, अंदर से 10 एकम 10 और 11/10 बोलोगे, मतलब यहाँ बचा आपका 729 गुणा में 11/10, और सारे की पावर कितनी थी आप बोल दोगे T थी। यहाँ से आपका कितना बचा 1331 गुणा में 10 एकम 10, 10 में से गए 9, 9/10, और सारे की पावर क्या आ जाएगी आपकी T आ जाएगी। अभी नेक्स्ट आपको करना क्या है प्यारे दोस्तों, जो T वाला फंक्शन है उसको एक तरफ लेकर आओ, और जो बिना T वाले फंक्शन है उसको एक तरफ ले जाओ। मीन्स मैं यहाँ पे 11/10 की पावर T इसको तो यही रखता हूँ। अब ये चीज़ गुणा में थी, उधर जाके क्या हो जाएगी आपकी, आप बोल दोगे भाग में चल जाएगी, यानी 9/10 हो जाएगी, और इसकी पावर कितनी थी T थी। अब यहाँ से आगे क्या दिया है आपको 1331 को हम एच टी रखते हैं 1 मिनट के लिए। अब ये चीज़ गुणा में थी और इक्वल से यानी बराबर से उस तरफ जाके आप बोल दोगे डिवाइड में हो जाएगी। बस आप इसको सोल्व कीजिए, मैं इसको यहाँ पे करवा देता हूँ भाई सोल्व। अब ये 11/10 इसकी पावर T, ये तो एच टी रहेगा आपका गुणा में। अब देखो ये चीज़ क्या थी आपकी डिवाइड में थी, जब हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो चीज़ें क्या हो जाती है रेसिप्रोकल में चल जाती है ना, मतलब हम क्या कर सकते हैं 10/9 यानी 10/9, और सारी की पावर क्या चल रही है T चल रही है, और इक्वल में क्या चल रहा है आपका 1331/729 इतना चला भाई। अब देखना भाई इसकी पावर भी T है और इसकी पावर भी T है, जब दोनों की पावर कॉमन है तो मैं इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी 11/10 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10/9, और इसका जो कंप्लीट पावर में क्या रहेगा T रहेगा, क्योंकि मैं इसको सोल्व करूँगा तब इसकी पावर ये आ जाएगी, इसकी पावर फिर ये आ जाएगी, और यहाँ हम 1 मिनट के लिए इसको एच टी जी रखेंगे 729 को भी। अब यहाँ से देखिए 10 से तो आपका 10 कैंसिल हो गया, मीन्स यहाँ बचा आपका 11/9 सारे की पावर T। अब यहाँ से देखिए प्यार दोस्तों 1331, ठीक है ना, इसके लिए वैसे हम वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का टॉपिक करेंगे, इसमें मैं आपको कुछ वर्ग और कुछ घनमूल यानी घन याद करवाऊंगा अभी, तो उसमें आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि भी जो 1331 है ये किसका घन होता है। तो देखो यदि मैं 11 की 3 बार गुणा कर देता हूँ तो आपको क्या मिल जाता है 1331 मिल जाता है,
मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 1331 की जगह, क्योंकि ये 11 3 बार था तो पावर 3 कर सकता हूँ। 729 आप देखो किसका घन है, तो यदि मैं 9 की 3 बार गुणा कर देता हूँ तो आप बोलोगे कितना मिलेगा आपको 729, और 9 कितनी बार था, ये 3 बार था, तो मैं इसको 9 की पावर 3 भी कर सकता हूँ। मीन्स इन फंक्शन की जगह क्या आ सकता है आपका 11/9, क्योंकि दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, तो सारे की पावर क्या कर दूंगा मैं 3। अब देखिए आपने 6 7 8 क्लास की में भी पढ़ा होगा, जब हमारा बेस सेम होता है, बेस क्या आता है इनमें 11/9 11/9, तो पावर हम इसकी पावर इसके इक्वल कर सकते हैं ना, यानी t इज इक्वल टू आप क्या बोल दोगे 3 भी, और t क्या माना था आपने समय माना था, मीन्स हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे आएगा 3 वर्ष, मतलब 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। तो ये है प्यारे दोस्तों हमारा रिक्वायर्ड आंसर, मीन्स इसका जो मूल्य होगा इसका मूल्य होगा कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इक्वल हो जाएगा, समान हो जाएगा। अभी तो देखिए मैंने ये सभी चीज़ें आपको समझाने के लिए करवाई है प्यारे दोस्तों, आपको डायरेक्ट अपने फॉर्मूले में पुट करना है, डायरेक्ट सोल्व करना है, सॉर्ट आउट करने के बाद टी वाली एक तरफ बिना टी वाली एक बार कटिंग करोगे, जो टी की वैल्यू आएगी वो जितने वर्ष बाद मूल्य समान पूछा है वो आ जाएगा। तो आई होप प्यार दोस्तों, मुझे आशा है आपको इतना ही क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, उनका 72 बच्चे की एक कक्षा में बच्चों की एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि भी प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। तो प्रत्येक कतार में आपको क्या निकालना है, बच्चों की संख्या निकालनी है। देखिए प्यार दोस्तों, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उन बातों का आपको पता होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ भाई किसी स्कूल के अंदर किसी कतार में मैं मान लेता हूँ 10 बच्चे खड़े हैं भाई, और स्कूल के अंदर भाई स्तंभ के अंदर भाई कितने बच्चे खड़े हैं 12। कतार को बोलते हैं इंग्लिश में रो, स्तंभ को बोलते हैं भाई कॉलम। अब मैं आपसे पूछने लगा हूँ कि भाई उसको बताइए कि स्कूल में कितने बच्चे होंगे, मीन्स कुल बच्चों की संख्या पूछता हूँ मैं आपसे। तो आप क्या बोलोगे, यानी कतार की आप गुणा कर दो किससे, स्तंभ से, तो ऐसे ही बताओगे। यानी कतार की संख्या कितनी थी, आप बोलोगे 10 थी, स्तंभ की संख्या कितनी थी 12, तो दोनों की गुणा कितनी आएगी 120। तो आसानी से बता सकते हो कि भाई स्कूल में कितने बच्चे होंगे, तो 120 कुल बच्चे होंगे। मीन्स कॉन्सेप्ट क्या होगा, यानी आपको कतार की स्तंभ से गुणा करने पर कुल बच्चे मिल जाएंगे भाई। तो यही बिल्कुल एच डी कॉन्सेप्ट हमको इसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब देखिए प्यारे दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए कुल बच्चे कितने दिए गए थे, आप बोलोगे 72 थे, 72 थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे इसने बोला क्या है, उनका प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक थी। अब यहाँ पर एक चीज देखिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमको स्तंभ में ही नहीं पता कि भाई कितने बच्चे थे, तो कतार में हम 12.5% अधिक कैसे करें। यदि हम इसमें 1 मिनट के लिए मान लें कि भाई स्तंभ में बच्चों की संख्या x मान लेते हैं, तब कतार में बच्चों की संख्या क्या रही होगी। तो उसने बोला है कि भाई कतार में बच्चों की संख्या स्तंभ में बच्चों की संख्या 12.5% अधिक है। अब जब 12.5% अधिक होती है तो 100 में ही जुड़ता है और 100 में ही घटता है। अधिक है तो हम 100 में जोड़ के बताएंगे, यानी इसकी संख्या से 12.5% अधिक का मतलब 112.5%। भाई प्रतिशत के नाम को हम यहाँ पे बटे में 100 लिख सकते हैं भाई।
तो इसने पूछा क्या तभी आपको लास्ट में क्वेश्चन कि भाई हमको बताइए कतार में कुल कितने बच्चे होंगे। सेकंड में इसमें आपसे ये भी पूछ लेता हूँ कि भाई मुझको बताइए कि भाई स्तंभ में बच्चों की संख्या कितनी होगी। एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से आपसे पूछ लेता हूँ। अब देखिए प्यारे दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ लॉजिक समझना है कि भी क्या लगेगा। अब पहले तो मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई करता हूँ प्यारे दोस्तों। यदि मैं इसका डेसिमल बताता हूँ अपॉन में क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि 1 डिजिट था। अब देखिए लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, मैं 5 से 1 मिनट के लिए कैंसिल कर दूँ, 5 दूनी 10। अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ किससे, 5 से, 5 दूनी 10 1, 5 दूनी 10 5 5 25। अब 5 से हम अगेन कैंसिल कर लेते हैं अभी, 5 दूनी 10 0। अच्छा भाई 5 चौका 20 5 5 25, अगेन 5 चौका 20 5 नहीं 45। और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, मीन्स ऊपर तो बचा आपका 9 और यहाँ पे था आपका गुणा में x। तो हम यहाँ लिखेंगे 9x और नीचे 2 और 4 था भी, 4 2 के गुणा आप बोलोगे 8 भी। मतलब स्तंभ में बच्चों की संख्या कितनी थी, x थी। अब कतार में बच्चों की संख्या कितनी बोलोगे, 9x बटे में 8। अब मुझको बताइए कि भाई कुल बच्चे कैसे निकाले जाते हैं। यदि स्तंभ की गुणा कर दो कतार थे, मतलब x की यदि आप गुणा कर देते हो किससे, 9x बटे में 8, तो आपको क्या मिल जाते हैं, कुल बच्चे। और कुल बच्चे दिए कितने गए थे, आप बोल दोगे 72 दिए गए थे। बस आप इसको सोल्व कीजिए। देखिए 9 अट्ठे 72, ये भाग में आऊँगा इक्वल से उस तरफ जाके क्या हो जाएगा गुणा में, तो मीन्स यहाँ से x और x की गुणा तो हो जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर। मतलब जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, यानी जिनकी पावर कुछ नहीं होती वो क्या होती है 1, और 1 मिलकर क्या बना देगा 2। अब यहाँ 8 की 8 से गुणा करेंगे, क्या बोल दोगे आप 64। बट आपको एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, x की पावर 2 नहीं चाहिए, चाहिए क्या है आपको, ओनली x चाहिए। यदि आपको x मिल गया तो आप आसानी से कतार में बच्चों की संख्या बता सकते हो। तो वो कैसे निकाल लोगे आप, दोनों तरफ आप क्या ले लोगे, स्क्वायर रूट भाई, यानी वर्गमूल ले लोगे भाई। अब इस वर्गमूल से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी। अब 64 आप मुझको बताइए किसका होता है, 68 64 मीन्स ये होगा भी आपका 8 का। देखिए बच्चों की संख्या नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो हम प्लस का 8 ही लेंगे ना। मीन्स स्तंभ में बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी, पहला क्वेश्चन जो था वो आपने x माननी थी और x की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो ये आंसर आ गया। बट कतार में पूछ रखा था मैथ में आपको। अब कतार में बच्चों की संख्या कितनी थी, आपने ये सोल्व कर रखा है 9x अपॉन 8, आगे 9 और x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 8 थी, और डिवाइड बाय में सारे में 8 था, 8 से 8 कैंसिल। मीन्स कतार में बच्चों की कुल संख्या कितनी थी 9 थी, और स्तंभ में बच्चों की संख्या कितनी थी 8 थी। बेशक आप इन दोनों को गुणा कीजिए तो आपको कुल बच्चे मिल जाएंगे जो कि 72 थे, यानी 9 अट्ठे 72, यहाँ से चेक भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन बिल्कुल इजीली से निकाल सकते हो। आशा है प्यारे दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ कि जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम RS अग्रवाल के मैथ से है, प्लीज़ उनसे प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपके पास मैथ नहीं है उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भी, इन क्वेश्चनों का जो हम अब फिलहाल कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे उस PDF के अंदर, उनसे आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसमें डाउट हो कमेंट कर सकते हो भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, क्योंकि एक आयत की लंबाई में तो 60% की वृद्धि की गई है अभी। समझना भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आयत था जो, उसकी जो लंबाई थी कितने की वृद्धि की गई है, 60% की वृद्धि की गई है अभी। आगे पढ़िए इसमें क्या बोला है, क्योंकि इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि अक्षेत्रफल पूर्ववत रहे भाई। क्या कहा है कि भाई चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जो अक्षेत्रफल है वो क्या रहे, पूर्ववत रहे।
मतलब पूर्व वृत्त का मतलब क्या होगा भाई कि जो अक्ष क्षेत्रफल इसका पहले रहा होगा वही अक्ष क्षेत्रफल इसका ऐसे ही रहना चाहिए। अब मतलब हमने जैसे गृहिणी वाले यानी चीनी वाले टाइप में क्वेश्चन किए थे, उसी टाइप का ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है भाई। तो हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जो इस टाइप का क्वेश्चन था ये आपका फिलहाल हुए एसआई के एग्जाम में ही पूछा गया था, बट वहाँ पर क्या था, लंबाई की जगह 10% दिया गया था। आपसे ऐसे ही बिल्कुल एज टीज का एज टीज यही पूछा गया था भी चौड़ाई में कितने की कमी की जाए कि भाई अक्ष क्षेत्रफल पूर्ववृत्त रहे भाई। ठीक है ना, सिर्फ ये चीज़ आपकी चेंज की गई थी। अब देखिए प्यार दोस्तों, जो क्वेश्चन हमारे लॉजिक से होंगे, मैं आपको पहले ही बोला था लॉजिक से करवाऊंगा, और जो लॉजिक नहीं लगेगा ना, हम वह हमारा एक्स मेथड से सोल्व करेंगे। वैसे एक्स मेथड इज मैन परफेक्ट भाई, आप ऐसा मान सकते हो, क्योंकि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप एक्स मेथड से निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो लॉजिकल ना होने की कंपैरिजन में जो ज़्यादा डिटेल होते हैं अभी, जिसे हम केवल और केवल एक्स से ही कर सकते हैं। बट आप चिंता मत कीजिए, जहाँ तक लॉजिक अप्लाई होगा करेंगे, वरना हमारा एक्स मेथड रहेगा भी। अब देखिए कैसे सोल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को। अब आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि थी। पहले तो आप इसकी फ्रैक्शन को तोड़िए, उसके बाद हम इसको आगे सोल्व करना शुरू करते हैं। 60% का मतलब परसेंट आएंगे बटे में 100, 10 से 10 कैंसिल, 2 3 6 2 पंजे 10, मतलब कितनी फ्रैक्शन आई इसकी 3/5। अब यहाँ पर हम 2 एरो लगा लेते हैं भाई। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ भाई लंबाई, और लंबाई भी कैसे लिखूँगा मैं, पहले की और यहाँ पे अब की, और इसके मिडल में मैं लिख लेता हूँ भाई यहाँ पे चौड़ाई। ठीक है ना, यहाँ पे पहले की चौड़ाई, यहाँ की अब की, और जो यहाँ पे बॉक्स आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनके अक्ष क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए जो नीचे वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसकी पहले वाली लंबाई को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि जो ये फ्रैक्शन वैल्यू आई है उसकी लंबाई क्या आई है। मीन्स हम मानने हैं कि भी पहले जो आयत की लंबाई होगी वो क्या रही होगी, 5 यूनिट या 5 मीटर, जो भी आपको मानना है भी। अब कितने की वृद्धि थी, 60% की वृद्धि थी, मतलब 5 में 3 की वृद्धि थी। तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 8 हो जाएगी। पहले हम बात करें कि क्षेत्रफल क्या रहा होगा, आप बोलोगे इन दोनों का एलसीएम यानी 8 पंजा 40 रहा होगा, क्योंकि अब क्षेत्रफल उतना ही रहना चाहिए जो पहले था, मतलब अब 40 है तो पहले भी 40 ही, मतलब अब 40 ही रहना चाहिए भाई। अब देखिए हम यहाँ से देखें कि भाई पहले चौड़ाई क्या रही होगी, तो 5 अट्ठे 40, लेकिन अब चौड़ाई क्या रह जाएगी, आप बोलोगे 8 पंजा 40 यानी 5 यूनिट, क्योंकि लंबाई बढ़ गई तो चौड़ाई घट गई, जब लंबाई घटी तो चौड़ाई बढ़ गई थी। क्वेश्चन क्या किया गया था आपको कि भी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। अब कमी देखिए किससे होगी, कमी से हमको इससे ही करनी पड़ेगी। कितने की कमी करनी पड़ेगी भाई जिससे कि ये 5 बन जाए, तो आप बोलोगे 3 की कमी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मुझको बताइए 3 की कमी किससे की मैंने, 8 से की, और प्रतिशत के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी भी नंबर को गुणा में 100 से करता हूँ। अब यहाँ से आप सोल्व कर दीजिए इसको, 4 दूनी 8, यहाँ 25, 25 या 75, 75 बट्टे में 2 भाई। अब देखिए 75 बट्टे में 2 का मतलब क्या होगा भाई, आप बोल दोगे 37.37% भाई। मीन्स हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे कि भाई इसकी चौड़ाई में 37.37% की क्या करनी पड़ेगी, हमको कमी करनी पड़ेगी। तो ये है प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, अभी फिलहाल के एग्जामों में ये पूछा गया था। आशा है प्यारे दोस्तों आपको ये बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, मतलब हम पहले वाले ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं भाई, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, आपको ये क्वेश्चन अब बिल्कुल बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगे भाई। अब चलते हैं प्यारे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये बोला है कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर भाई अब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, वो आपको बताना है भाई। अब क्या बोल रहा है आपको, जो वृत्त की त्रिज्या है
त्रिज्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेडियस, जिसे हम आर से डिनोट कर लेते हैं भाई। इसमें क्या हो गई भाई, 50% की वृद्धि हो गई भाई। पूछा क्या गया है इसमें कि भाई अक्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अक्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी होगी। मीन्स यदि आपकी त्रिज्या बड़ी है तो सीधी सी बात है सोचने वाली कि अक्षेत्रफल तो बढ़ेगा भी। मीन्स यहाँ से थोड़ा आप 50-50 चांस भी बना सकते हो, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के। अब देखिए करना कैसे है इस क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला आपको, पहले तो अपनी इस परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए। 50% का मतलब आप क्या बोल दोगे 1/2, यानी परसेंट हटेगा डिवाइड बाय में 100, 50 50 50 दूनी 100, यानी 1/2 आया भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, पहले लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर लिख लेंगे त्रिज्या, जिसे मैं आर से डिनोट करूँगा, और यहाँ लिख लूँगा मैं अब। यहाँ मैं लिख लेता हूँ पहले अक्षेत्रफल, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा अब का अक्षेत्रफल। अब देखिए जो यहाँ पे वैल्यू होगी अपोन में, वो पहले की त्रिज्या को रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स पहले त्रिज्या क्या रही होगी भाई, वृत्त की 2 यूनिट रही होगी। अब क्या हुई थी, 50% की वृद्धि, मतलब 2 में 1 की वृद्धि करनी है, तो अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अब बोलोगे 3 यूनिट हो जाएगी। मैं बात करूँ कि भाई पहले अक्षेत्रफल क्या रहा होगा, क्योंकि वृत्त का अक्षेत्रफल क्या होता है, आपने पढ़ा हो तो पाई आर स्क्वायर होता है। 1 मिनट के लिए मैं पाई को पाई ही रखता हूँ, कॉन्स्टेंट रखता हूँ, और आर की वैल्यू पहले क्या लेनी है आपने 2 यूनिट, और 2 का स्क्वायर करेंगे आप बोलोगे 4 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास पाई हमारी कांस्टेंट रहेगी, बट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 पाई। यानी पहले मेरे पास जो अक्षेत्रफल था 4 पाई था, अब मेरे पास अक्षेत्रफल कितना आ गया 9 पाई था। पहले से कितना बढ़ा है भाई अक्षेत्रफल, आप बोलोगे 5 पाई बढ़ा है भाई। अब किससे बड़ा है, पहले से बड़ा है, तो हम अपोन में क्या करेंगे, पहले वाला कितना था 4 पाई था। और भाई किसी भी नंबर को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। यहाँ से आपका पाई से पाई कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे 25, और 25 पंजा 125% भाई। और ये क्या आ गई भाई, क्योंकि वृद्धि हुई थी ना इतने की, तो इतने की वृद्धि। मीन्स हम कह सकते हैं कि भाई वृत्त के अक्षेत्रफल में क्या होगी, 125% की वृद्धि होगी। तो ये है प्यारे दोस्तों मेरे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए प्यारे दोस्तों, उनका किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए भाई, तो उनका इसके पृष्ठ के अक्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या होगी, कमी होगी भाई। यानी यहाँ लिख लेते हैं, उनका कोई गोला है और गोले की जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब जो रेडियस है, उसमें अब की बार क्या की गई है अभी, 50% की कमी की गई है भाई। पूछा क्या गया है कि भाई जो उसका पृष्ठ का अक्षेत्रफल होगा भाई गोले का, उनका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। देखिए प्यारे दोस्तों गोला क्या होता है, आपने क्रिकेट की कोई बॉल देखी होगी, ठीक है ना, वो क्या होती है एक किस्म से आपकी गोले टाइप में होती है भी, ये आपकी बाल होगी। अब बाल क्योंकि कहीं से भी कटिंग तो नहीं होती, अपना एक सर्कल शेप में होती है, मतलब सराउंडिंग एरिया देखें हम इसका, तो यहाँ से जो ये बनेगा आपका गोला बनेगा भी, स्फेयर बनेगा, तो कहीं से जब ये कटिंग नहीं है, तो इसलिए हमेशा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकलता है, न कि इसका कभी भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाई चांस ये मिडल से अब काट दी जाती भी, तो इसका वक्र भी बनता और इसका कुल भी बनाना पड़ता, बट जब ये संपूर्ण है, कहीं से भी कटिंग नहीं है, तो याद रखना गोले का हमेशा क्या निकलता है, संपूर्ण पृष्ठ का अक्षेत्रफल निकलता है। और संपूर्ण पृष्ठ के अक्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये याद रखना आप, 4/3 पाई आर स्क्वायर भाई। तो एक फॉर्मूला आप ये याद रखिएगा अभी, क्या लिखवाया मैंने, 4/3 पाई आर स्क्वायर भाई। अब क्वेश्चन पढ़िए भाई, इसने क्या बोला था अभी आपको,
सॉरी, मैंने ये इसके आयतन का लिखवा दिया आपको, ठीक है ना, इसके वॉल्यूम का। खाली आप यहाँ रखिए 4 पाई आर स्क्वायर, गोले के पृष्ठ का अक्ष क्षेत्रफल। अब पूछा था आपको पृष्ठ के अक्ष क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। अब गोले का पृष्ठ अक्ष क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है भाई। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, वही कॉन्सेप्ट जो हमने अभी लगाया था पहले, और यहाँ लिख लेंगे अब, यानी पहले रेडियस कुछ रही होगी, अब रेडियस कुछ रही होगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका एरिया, मतलब अक्ष क्षेत्रफल, जो क्या था हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। भाई ध्यान रखिएगा भाई, वो मैंने वॉल्यूम का लिखवा दिया था, सॉरी उसके लिए। अब यहाँ पे क्या है भाई, पहले तो हमको ये चीज़ लाने के लिए दी गई परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1/2, और जो अपोन में होगी वो पहले वाली वैल्यू रही होगी, मतलब पहले वाली इसकी त्रिज्या रही होगी, मतलब पहले गोले की त्रिज्या कितनी रही होगी, 2 यूनिट। अब गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 50% की कमी, मतलब 2 में 1 की कमी, मतलब अब कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी भाई। पहले बात करें कि भाई गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या रहा होगा, आप बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 4 पाई आर की वैल्यू हम क्या लेंगे, 2, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 भाई। और 4 की 4 से गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 4 चौके 16 पाई। इतना क्लियर प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, अब गोले की त्रिज्या 1 हो गई है अभी आपके पास, तब अब क्षेत्रफल क्या बनेगा, 4 पाई आर की वैल्यू क्या आती है, 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 4 एकम 4, 4 पाई हो गया भाई। अब मुझको बताइए, पहले तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 16 पाई था, बट अब कितना हो गया, 4 पाई हो गया। तो पहले से कितने की कमी आ गई, आप बोलोगे 12 पाई की कमी आ गई भी। अब पहले से आई है तो हमेशा बटे में क्या लिखना, हमको पहले वाला ही लिखना पड़ेगा, यानी 16 पाई, और किसी भी नंबर को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल, आपका 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 से कैंसिल करेंगे 25 से, और 25 तिया 75%। मीन्स जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ अक्ष क्षेत्रफल होगा उसमें कितने की कमी आ जाएगी, आप बोल दोगे 75% की कमी आ जाएगी। तो ये है प्यारे दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। याद रखना, गोले का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे भाई वहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि गोले के अंदर जो हाइट होती है वो भी रेडियस ही मानी जाती है, और जो रेडियस होगा वो तो उसकी रेडियस होगी, क्योंकि आर स्क्वायर की हम गुणा करेंगे हाइट से, हाइट इज इक्वल टू आर के, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, तो आर क्यूब बनेगा। तो मतलब गोले के आयतन का क्षेत्रफल क्या होता, सॉरी आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है भी। तो आई होप प्यारे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से यानी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, इसने बोला है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है भाई, इसमें कुल 7500 मत पड़े हैं भाई, मतलब कुल वोट कितने पड़े हैं, कुल मत पहले वो लिख लेते हैं हम, तो वो पड़े हैं भाई 7500, तो मैंने ये लिख दिए। आगे पढ़े इसमें, क्योंकि 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया भाई। तो भाई वैध मत कितने हो गए, आप बोल दोगे 80% हो गए ना, मतलब क्योंकि जो वोटिंग होगी तो सीधी सी बात है वैध मतों पर ही होगी, तो हमको इनवैलिड यानी अवैध मत निकालने की जरूरत नहीं।